हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से कब तक फिल कर पाओगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि एज का की क्या क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशन की क्या क्वालिफिकेशंस है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, ये एलपीएस क्या होता है। तो डिटेल में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए इस नोटिफिकेशन में है उन पे चर्चा होगी। तो एक बार प्लीज वीडियो को, अगर आप तक पहुंच पा रही है, सारी चीजें ओके हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि क्या क्वालिफिकेशंस है। सुन पा रहे हैं सारी चीजें? चलो शुरू करें। देखो, तो ये जो रिजर्व बैंक के लिए टोटल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट बिफोर अप्लाइंग। आपको पूरा देख लेना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे आओगे सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इंपॉर्टेंट डेट्स की। और वो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको ये जरूरी है। जब तक फॉर्म फिल नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन का तो चांस ही नहीं है। तो एप्लीकेशन सबमिशन जो विंडो है वो 16 ऑफ फरवरी को ओपन होगी, और मार्च 8 जो है वो लास्ट डेट होगी। 16 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी है ये भी ऑनलाइन रहेगी, अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, और ये भी सिमिलर डेट को ही रहेगी। कोई भी एक्सटेंशन आपको यहाँ पे नहीं मिलने जा रही है। तो आप समय से अप्लाई कर दें, पहले कर दें, बाद में रस होता है थोड़ा सा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, यहाँ पे 2 एग्जाम होंगे। पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, तो इसकी जो टेंटेटिव डेट है ये अप्रैल 11 2026 11 अप्रैल 2026 को होगा। और फिर इसका जो मेंस एग्जाम है ये 7 जून 2026 को होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लो। फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे आज से 16 फरवरी 2026 से। लास्ट डेट हो गया 8 मार्च। प्रिलिमिनरी एग्जाम 11 अप्रैल को है और मेंस एग्जाम 7 जून को है। ठीक है, और ये जो एग्जाम की डेट है, द बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द डेट्स, बट मोस्ट प्रोबेबली डेट यही रहती है। ये लिखा ही होता है थोड़ा सा सेफर साइड के लिए, बट ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे अगला जो बात आती है वैकेंसीज की, तो ये आपकी वैकेंसीज है। डिफरेंट ऑफिसेज के लिए ये वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ये जानना, यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी आपने, जहां पे ज्यादा है उसी रीजन के लिए अप्लाई कर देते हो। ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, और वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिस रीजन की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। आपने अप्लाई कर दिया कहीं से और वहां की लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ा या कुछ और जो आपको आती नहीं है, तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वैकेंसीज की बात करूं तो अहमदाबाद के लिए टोटल 20 वैकेंसीज हैं, फिर बेंगलुरु के लिए 24 है, भोपाल के लिए 30 है, भुवनेश्वर के लिए 18 है, फिर चंडीगढ़ की 20 वैकेंसीज हैं, चेन्नई के लिए 53 है, गुवाहाटी के लिए आपकी बात करें 36 है, हैदराबाद के लिए 11 है, जयपुर की भी 11 है, जम्मू के लिए 10 वैकेंसीज हैं, कानपुर एंड लखनऊ रीजन की 50 वैकेंसीज हैं, कोलकाता के लिए 29 है, और सबसे ज्यादा मुंबई में है 249। फिर बात करें तो नागपुर की 17 है, न्यू दिल्ली के लिए 49 है, और पटना के लिए 17 है, और आपकी तिरुवनंतपुरम के लिए 6 है। तो टोटल जो वैकेंसीज है आपकी वो 650 वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 650। और ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज के चांसेस ही होते हैं, डिक्रीज का तो बहुत कम चांसेस है कि हो। ठीक है जी, चलो कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है। मैं इस पे बहुत समय नहीं लगाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कैटेगरी की भी देख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद अगर यहां पे बात करें, नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी में क्या क्या है? तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करूं, ये तो इन जर्नल है, सारे फॉर्म में भी आप देखते हो। नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या तिब्बतियन रिफ्यूजी, ये सब तो होता ही है सब में। मेन है यहाँ पे कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एज की बात करें तो एज का जो बेस लिया गया है वो 1 फरवरी 2026 को लिया गया है। तो आपकी जो एज है वो 20 से लेकर के 28 ईयर के बीच में होनी चाहिए। तो कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन, अगर आपका बर्थ 2 फरवरी 1998 से पहले हुआ है, 2 फरवरी 1998 से, सपोज आप 1 फरवरी 1998 को भी पैदा हुए तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते।
आपका बर्थ 2 फरवरी 1998 को होना चाहिए या उसके बाद, बट नॉट लेटर देन 1 फरवरी 2006, 1 फरवरी 2006 के बाद ना हो। यानी आप अगर 2 फरवरी 2006 के को भी पैदा हुए तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 2 फरवरी 1998 से लेके 1 फरवरी 2006 के बीच में, और ये दोनों डेट भी इंक्लूड है, इन्हीं में आप पैदा हो। ठीक है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन है एज में, अगर यहां देखोगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC/ST के लिए 5 ईयर का है तो 33 आपकी मैक्सिमम एज हो जाती है। ओबीसी के लिए 3 ईयर का तो आप 31 तक अप्लाई कर सकते हो। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज बाय 10 ईयर जनरल EWS, 13 ओबीसी और 15 SC/ST। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर एज। ठीक है। विडो, डाइवोर्स्ड विमेन जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट टू मैरिड अप टू 35 ईयर या 40 ईयर फॉर SC/ST, और कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर। ठीक है। तो ये आप अपनी एज क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहां पे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी जो बेस दिया गया है दैट इज 1 फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026 तक आपकी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स या पास क्लास फॉर SC/ST PWBD कैंडिडेट। अगर आप UR कैटेगरी से, EWS से, इन सबसे बिलोंग करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC/ST PWBD से हैं तो आपके पासिंग मार्क्स भी होंगे, पासिंग से चाहे 1% ऊपर हो, आपके 40 हो 45 हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जनरल वाले हैं या OBC EWS वो भी आएंगे इसमें, इनको 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है। और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 1 फरवरी 2026 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज यहां पे जो दी गई है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन ए पर्टिकुलर रिकरिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज नो टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड ऑफ द स्टेट ऑफ एनी ऑफ द स्टेट फॉलोइंग अंडर द रिक्रूटमेंट ऑफिस। सपोज आप मुंबई से अप्लाई करते हो और वहां की लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो मराठी आपको लिखनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, और आपको समझ भी होनी चाहिए उसकी। तो इसलिए ध्यान से अप्लाई करिएगा। ठीक है। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखिएगा भाई। कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज, ये सब तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 1 फरवरी 2026 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। उसके बाद सिलेक्शन के लिए यहां पे तीन क्राइटेरिया बनाए गए हैं। सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर एक मेंस एग्जाम होगा, फिर एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसे LPT बोलते हैं। ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है ये टेंटेटिव डेट आपकी 11 अप्रैल, यानी कि आज 16 फरवरी को बात कर रहे हैं, तो 11 अप्रैल को होगा। 2 महीने से भी कम का टाइम है आपके पास। प्रिलिमिनरी में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और टोटल टाइम 60 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 और रीजनिंग 35, और सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट। यहाँ पे कट ऑफ काफी हाई रहती है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल आसान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 80-90 भी टारगेट करना पड़ेगा, 90 प्लस भी हो सकता है किसी उसमें ट्राई करना पड़े, क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत ईजी है। ठीक है। तो अच्छी खासी मेहनत यहाँ लगेगी स्पीड पे। उसके बाद जो लोग प्रिलिमिनरी निकाल लेंगे उनका फिर एक मेंस एग्जाम होगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 25 मिनट का टाइम। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और 135 मिनट का टाइम आपको मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। इसके बाद कोई किसी तरह का इंटरव्यू वगैरह यहां पे नहीं होता है। बट तीसरा जो होगा वो होगा एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। ये LPT क्या होता है? द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। The LPT will be conducted in the official या local languages of the state concerned as detailed in this। तो मैं आगे आपको बता दूंगा कि जिस स्टेट से अप्लाई करोगे वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, तो इससे आपको गुजरना पड़ेगा।
और हो सकता है कि अगर आपके पास वो लोकल लैंग्वेज 10th में थी, आपने सब्जेक्ट जैसे हरियाणा से आप चंडीगढ़ से अप्लाई करें, उसकी हिंदी होगी, तो हिंदी आपके पास अगर 10th में था तो वो एलपीटी आपके लिए होगा ही नहीं, बहुत आसान होगा, ठीक है, या हो सकता हो ही ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ये सब तो होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम से मेंस एग्जाम के लिए 10 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज लोग जाएंगे, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आगे ये एग्जामिनेशन सेंटर्स आ गए हैं अलग अलग, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, और ये आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सैलरी वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 29,000 पर मंथ इन द स्केल ऑफ 29,000, फिर 1,700, 34,000, फिर ये इस तरीके से पूरा आप एग्जैक्टली, इस पे एक अलग से वीडियो भी लेके आ जाएंगे हम, ठीक है। जो मंथली आपको विदाउट एचआरए जो आपको सैलरी मिलती है वो लगभग 58,414 होगी, 58,514 रुपए आपको मिलेंगे। हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ द पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक एकोमोडेशन। अगर आपको आरबीआई के क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं, बैंक के द्वारा अकोमोडेशन नहीं मिलती है, तो आपको 15% जो है वो हाउस रेंट के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे परक्यूसिट्स हैं, यहाँ पे देखोगे आप पक्ष वगैरह, बैंक अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अलाउंस ऑफ नॉलेज अपडेशन, ब्रीफ केस, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस ETC एज पर एलिजिबिलिटी, डिस्पेंसरी facility, annual health checkup facility, reimbursement of medical expenses for OPD treatment, hospitalization as per the eligibility, interest free festival advance, live fare concession, housing loan, personal advance at concessional rate of interest will be available to regular employees who have put in minimum year of services as required. The recruits will be governed by the defined contribution new pension scheme, ठीक है। तो ये जितने पक्ष वगैरह है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं भाई, ठीक है। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको इन जोन में डाला जाएगा, ये जोन है आपके। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशियली पोस्टेड इन द बैंक ऑफिस विद इन द रिक्रूटमेंट जोन फिर विच दे हैड अप्लाइड, जिस भी जोन से आप अप्लाइड करोगे, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी, ये बाकी सब में भी होती है। फीस वगैरह भी आप देख लें, जो SC ST PWBD EX की जो फीस है वो 50 प्लस 18% ऑफ GST है, और जनरल OBC EWS के लिए 450 प्लस 18% ऑफ GST है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर एक चीज इसमें रहती है, तो वो है आपका लोकल लैंग्वेज वाला, मैं वो देख लेता हूं। आपकी जो लैंग्वेजेज हैं वो लास्ट में दी होंगी कहीं, कि किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो एलिजिबल रहेगी। तो मोटा मोटा जितनी भी चीजें इसमें थी वो सारी आपको बता दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, ठीक है। तो बस यही पता होना चाहिए आपको, और ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देखोगे द ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। देखो अगर आपका रिक्रूटमेंट ऑफिस अहमदाबाद है तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बेंगलुरु है तो कन्नड़ा, भोपाल है तो हिंदी, भुवनेश्वर है तो ओडिया, चंडीगढ़ है तो पंजाबी या हिंदी, चेन्नई है तो तमिल, और गुवाहाटी है तो असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, इंग्लिश ओनली फॉर कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ऑफ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। हैदराबाद है तो तेलुगु, जयपुर है तो हिंदी, अगर जम्मू से फील करते हो तो उर्दू, हिंदी या कश्मीरी में से कोई भी, कानपुर या लखनऊ के लिए हिंदी, ठीक है। कोलकाता से अप्लाई करोगे बंगाली या नेपाली, मुंबई के लिए मराठी या कोंकणी, नागपुर के लिए मराठी या हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पटना के लिए हिंदी या मैथिली, तिरुवनंतपुरम के लिए मलयालम, ठीक है। तो ये आपके लोकल जो है वो ये है। और फिर आपका जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो किस किस लैंग्वेज में होगा। अगर आप अहमदाबाद फिल करेंगे तो आप इंग्लिश, हिंदी या गुजराती में से किसी में भी दे सकते हैं, बेंगलुरु में इंग्लिश, हिंदी। कहने का मतलब है कि जिस भी आप ऑफिस से अप्लाई करोगे, हिंदी इंग्लिश के अलावा उस लोकल लैंग्वेज में भी आप वहां पे टेस्ट दे सकते हो, ठीक है।
हिंदी इंग्लिश के अलावा उस लोकल लैंग्वेज में भी। ठीक है भाई, जैसे जयपुर की हिंदी है तो यहाँ तो हिंदी और इंग्लिश ही होगा। जैसे जम्मू में हिंदी इंग्लिश और उर्दू में भी दे सकते हो आप, मुंबई में इंग्लिश हिंदी मराठी या कोंकणी में भी दे सकते हो आप। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके रिक्रूटमेंट ऑफिस है। अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई करते हो तो आप अहमदाबाद में, गांधीनगर में, ठीक है, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के सेंटर्स हैं। ठीक है, अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई करते हो तो आपका इनमें से किसी भी सिटी में प्रिलिमिनरी एग्जाम हो सकता है, इनमें मेंस। ठीक है, बेंगलुरु में करते हो तो बेंगलुरु, बेलागम, कलाबुरागी, गुलबर्गा जो भी है, हुबली, धारवाड़, बेंगलुरु, मैसूरू, शिमोगा, उडुपी, इन जगह। तो ये आपके प्री और मेंस के, मतलब ये नहीं है कि अब आप हो तो चंडीगढ़ के अप्लाई कर दिया आपने मुंबई से तो फिर आपके एग्जाम सेंटर उसी अकॉर्डिंग आएंगे भाई। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने सपोज आपने कोलकाता रीजन के लिए अप्लाई किया है तो आपका पेपर पोर्ट ब्लेयर भी हो सकता है, गंगटोक भी, आसनसोल, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बर्धवन और दुर्गापुर, हुगली। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बड़े डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन थी आपकी जिसमें हमने जाना कि कब आपके फॉर्म आपके, ये डेट ध्यान रखिएगा, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, मार्च 8 तक अप्लाई कर पाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम 11 अप्रैल को, मेंस एग्जाम 7 जून को। ठीक है जी, तो ये आपकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन थी जिसमें मेन जो चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब अपनी तैयारी पे ध्यान दें। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो स्पीड ओरिएंटेड होता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बट मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल जो है वो बहुत आसान होता है। मैं इजी वर्ड यूज कर रहा हूं। मेंस एग्जाम होता है वो मॉडरेट लेवल पे होता है, वो आसान नहीं होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में भी हम लोग डाल सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। यानी यहाँ पे दोनों चीजें रिक्वायर्ड होंगी, आपकी कंसेप्चुअल पकड़ होनी चाहिए, आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए एड्यूटैप का हमने कोई डेडिकेटेड कोर्स तो नहीं लॉन्च किया है इसके लिए। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट के लिए, बट अगर आप चाहो तो हमारे बैंकिंग एग्जाम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बैंकिंग जो महापैक कोर्स है हमारा, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वो बैंकिंग के 6 मेजर एग्जाम के लिए है, जैसे आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई प्योर क्लर्क के लिए। अभी तक हमने आरबीआई असिस्टेंट के लिए डेडिकेटली नहीं किया है, बट बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस तो सेम ही होता है। ठीक है, सारा का सारा। तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सिंपली गूगल पे भी जाओगे, edutap.in टाइप करेंगे। ठीक है, गूगल पे जाइए, edutap.in टाइप करिए, यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो आपको ये बैंकिंग कोर्स मिल सकता है। ठीक है, इस बैंकिंग कोर्स की क्या खास बात है, तो इस बैंकिंग कोर्स में, ये हमारा बैंकिंग का कोर्स है भाई, ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी। अब इनके लिए कंसेप्ट क्लास है 0 से हीरो वाली, प्री प्लस मेंस, साथ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला भी है क्योंकि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में आता है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है प्री प्लस मेंस लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट भी है इन सभी एग्जाम के, प्री और मेंस लेवल के। इनके आरबीआई असिस्टेंट के नहीं है। ठीक है, सोल्ड पीवाईक्यू भी है इन सभी एग्जाम्स के, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, सब कुछ है इसके अंदर। मतलब ये बैंकिंग एग्जाम के लिए परफेक्ट कोर्स है। ठीक है, जिन लोगों को बैंकिंग के साथ आरबीआई ग्रेड ए भी करना है तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं। ठीक है, ये वाला उनके लिए अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो भाई। ये नो मोर पे जाके इसके बारे में जान ले और ये कोड यूज करके। बट ये ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड नहीं है। कल को बोलो कि सर आपने कोर्स सजेस्ट किया था, मैं ये कह रहा हूं कि ये बैंकिंग वाला है, और आरबीआई असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो बैंकिंग एग्जाम का ही सिलेबस है सेम। इसमें आपको सेक्शनल टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, बट आरबीआई असिस्टेंट के डेडिकेटेड प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट नहीं मिलेंगे, बट आपको इन बैंकिंग एग्जाम के मिल जाएंगे। तो अगर कोई चाहे हमारे साथ मिलकर तैयारी करना, अभी के लिए, भविष्य की गर्त में क्या है, हम करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपको, इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको बता देंगे अगर करना होगा या नहीं करना होगा। बट अभी के लिए हमारा आरबीआई असिस्टेंट का डेडिकेटेड नहीं है, बट आप चाहो तो बैंकिंग एग्जाम के इस कोर्स से प्रिपेयर कर सकते हो। और आप अगर टारगेट रख रहे हो आगे आरबीआई ग्रेड ए बी, तो फिर इसमें आ जाओ। ये कोर्स लोगे तो वो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या फाइनल ईयर वाले एग्जाम फिल कर सकते हैं बच्चे? मैंने बताया 1 फरवरी 2026 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए।
नोटिफिकेशन में दे रखा है अजीत जी, ये फॉर्मूला आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और किसी की कोई भी डाउट क्वेरी है, आप जब चाहे हमसे बात कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा मोबाइल नंबर है 8146207241। ठीक है, और ये हमारी मेल आईडी है hello@edutech.co.in। तो जब भी आपको कोई डाउट आए, कभी हमसे बात करनी हो, तो आप इन दोनों माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भी बच्चों का ड्रीम था कि मुझे आरबीआई में जाना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करिए तो सफलता भी नेड़े तेड़े होगी अगर मेहनत करोगे। बट ध्यान रखना, स्पीड कंसेप्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए अगर आप आरबीआई असिस्टेंट में सेलेक्ट होना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। कोर्सेज वगैरह के लिए जो मैंने बैंकिंग का कोर्स बताया, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।